नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर MPPSC प्री PNST और नीट के लिए MCQ सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज का विषय फिजिक्स भौतिक शास्त्र पर जो चैप्टर हमने शामिल किया है उसमें ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वीय बल है, फोर्स है और घर्षण है। 3 चैप्टर को एक साथ मिला करके आज हम सवाल आपसे पूछेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हमने लाइट पर आपसे सवाल पूछे थे। लाइट पर कितने सवाल आपसे बने ये तो आप जानते होंगे। कैसे लाइट पर सवाल पिछले 10 सालों की परीक्षा में MPPSC ने अथवा PNST ने अथवा नीट ने पूछे हैं, सारे सवालों को इकट्ठा करके हमने आपके सामने रखा था। 20 सवालों का एक ग्रुप फिर आज हमने तैयार किया है इन 3 चैप्टरों के बीच, जिसमें ग्रेविटेशन है, फोर्स है और फ्रिक्शन है। इसमें से कुछ सवाल MPPSC प्री में पहले पूछे जा चुके हैं, PNST में पूछे जा चुके हैं, नीट में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली जो PSC प्री की परीक्षा है उसमें ये संभावी है कि फिर से ये सवाल पूछे। आप एक चित्र सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 पिंड, 2 वस्तुएं हमने आसपास रखे और ये 2 वस्तु एक दूसरे से लाल तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक दूसरे को खींच रही है, मतलब 2 वस्तुएं एक दूसरे को आपस में खींचती हैं। पृथ्वी खींचती है ये एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग बल है, लेकिन 2 वस्तुएं एक दूसरे को आपस में खींचती हैं और ये जो आकर्षण बल है इसी को न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। इसके लिए अलग से हम एक वीडियो तैयार करेंगे और अलग से वीडियो बना करके आपको पूरा समझाएंगे। सिर्फ आज MCQ का सेशन है, इसलिए सीधे हम आपको सवाल की ओर ले चलते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दे उसके पहले आपको बता दें कि यदि आपने ग्रेविटेशन, फोर्स और फ्रिक्शन को गंभीरता से पढ़ा होगा, सिर्फ चैप्टर को रटा नहीं होगा, सिर्फ पढ़ा होगा, तो ये सवाल आपसे बनेंगे। तो पहला सवाल दे दिया जाए MCQ सेशन में। उसके पहले एक बात और बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। यह सेशन हमारा शाम को आज 14 जून को 6 बजे लाइव होगा। यदि आपके दिमाग में कोई सवाल बनता है तो हम 6 बजे आपके साथ लाइव मिलेंगे। जो भी सवाल आपको पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसका जवाब देंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप ज्वाइन कीजिए क्लास को तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, तभी आपसे चाहे वो किसी सवाल का थ्योरेटिकल डिस्कशन हो या किसी सवाल का उत्तर हो तभी बनेगा। यदि आप क्लास बीच में क्विट करते हैं तो फिर वो कंटिन्यूटी आपकी टूटती है। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास में आ गए हैं तो क्लास में आने के बाद उसको क्विट ना करें। इससे बेहतर यह है कि आप क्लास में आए ही नहीं, क्लास में आकर के चले जाएं, ये ठीक बात नहीं। पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है किसी भी क्लास को, यदि आप क्लास में गए हैं तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ उसको पढ़िए, सीखिए, समझिए। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम आए हैं और सीधे निकल जाएं, ये ठीक बात नहीं। तो चलिए ग्रेविटेशन, फोर्स और फ्रिक्शन पर पहला सवाल जो मध्य प्रदेश PSC में कुछ साल पहले पूछा गया, वो पहला सवाल हम आपको MCQ सेशन के इस राउंड पर पहला सवाल आपको देते हैं। तो चलें, तैयार हैं आप? पहला सवाल,
आपके स्क्रीन पर। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति, पहाड़ पर चढ़ता हुआ आदमी आगे की तरफ झुकता है। आप भी जब किसी चढ़ाई पर चलते हैं तो आप अपने बॉडी को देखिएगा, आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकी होती है। इसी से इस पीएससी ने सवाल पूछा कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति या आदमी आगे की तरफ झुकता है। झुकने का कारण हो सकता है। 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है। पहला, फिसलन से बचने के लिए। बी ऑप्शन दे रहे हैं गति बढ़ाने के लिए, मतलब स्पीड बढ़ जाए। सी ऑप्शन दे रहे हैं थकान को घटाने के लिए। और डी ऑप्शन दे रहे हैं स्थिरता को बढ़ाने के लिए। 4 ऑप्शन हमने दिया, स्लीपी या स्लिप होने से बचने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए, जो हमारे शरीर में थकान आ रही है उसको घटाने के लिए हम आगे की तरफ झुक रहे हैं, या स्टेबिलिटी को, स्थिरता को बढ़ाने के लिए। ये मध्य प्रदेश पीएससी ने एक बार सवाल पूछा। कारण क्या है ये जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तर जो आप कर रहे हैं क्यों, उसका कारण ये आप बता रहे हैं कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कमेंट बॉक्स में जब हम लाइव आपसे मिलेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर क्या कारण है कि वो आदमी आगे की तरफ झुके। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, पीएनएसटी और नीट दोनों में यह सवाल पूछा गया। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, 4 टाइम्स, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है तो उसका संवेग, संवेग का मतलब होता है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 टाइम्स हो गई, काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स कर रहा है, वो पूछ रहा है उसका संवेग क्या होगा। वेग नहीं पूछ रहा, संवेग पूछ रहा है, संवेग क्या होगा। ए ऑप्शन
अपने प्रारंभिक मान का मान का 3 गुना, बी ऑप्शन दे रहे हैं अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना, सी ऑप्शन दे रहे हैं अपने प्रारंभिक मान का 2 गुना, और डी ऑप्शन दे रहे हैं अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? यह सवाल पीएन नीट में और पीएनएसटी में पूछा गया। अपने प्रारंभिक मान का 3 गुना होगा, अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना होगा, अपने प्रारंभिक मान का 2 गुना होगा, या अपरिवर्तित रहेगा। इसको भी आप हमें कमेंट बॉक्स में समझाने की कोशिश कीजिए। तीसरा सवाल पूछे, ये थोड़ा सा यदि इसको ध्यान से करेंगे तभी ये सवाल बनेगा। एक फार्मूले पर आधारित है, ज़्यादा दिक्कत का नहीं है, पर एक फार्मूले पर आधारित है। यदि आप कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, वेग का सूत्र है। आरआरबी में पूछा गया सवाल, वेग का सूत्र है। ए ऑप्शन दे रहे हैं दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बी ऑप्शन दे रहे हैं विस्थापन बटे समय। यहां पर अंग्रेजी में ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सी ऑप्शन दे रहे हैं दूरी गुणे समय, और डी ऑप्शन दे रहे हैं चाल गुणे समय। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो उत्तर आएगा। वेग का मतलब वेलोसिटी का। याद रखिएगा, थर्ड क्वेश्चन वेलोसिटी है। वेलोसिटी का सूत्र हमने पूछा है। आप कोई उल्टा सीधा उत्तर मत लगाइएगा। दूरी बटे समय होगा, विस्थापन बटे समय होगा, दूरी गुणे समय होगा, या चाल गुणे समय। आरआरबी में पूछा गया सवाल। चौथा पॉइंट, बल यहां पर जो हम लिख रहे हैं FORC है, फोर्स का SI मात्रक क्या है? ए पर जवाब दीजिएगा, क्या वह डायन है? बी पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह जूल है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह केल्विन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह न्यूटन है? सरल सा सवाल है। बल का SI मात्रक हमने पूछा है, और ये एक बार बहुत पुरानी परीक्षा में APSC में पूछा गया था कि फोर्स का SI मात्रक क्या है। ज़्यादातर बच्चे इसका जवाब कर लेंगे, डाइन है, जूल है, केल्विन है, या न्यूटन है।
एक सवाल पीएनएसटी में पूछा गया। 5वां सवाल, चुंबकीय इलेक्ट्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण बल, 3 बल लिख रहे हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल किस श्रेणी के अंतर्गत यदि आपने बलों के प्रकार पढ़ा होगा तो ये उत्तर बने। चुंबकीय बल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत चुंबकीय बल हो, या गुरुत्वाकर्षण बल हो, किस श्रेणी में आता है। अब आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ए दे रहे हैं, क्या वह कांटेक्ट फोर्स है, क्या वह संपर्क बल है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह नॉन कांटेक्ट गैर संपर्क बल है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह धक्का देने वाला बल है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह घर्षण बल है। 3 बलों की बात कर रहे हैं, चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, किस श्रेणी में आएंगे। क्या वह संपर्क बल है, क्या वह गैर संपर्क बल है, क्या वह धक्का देने वाला बल है, क्या वह घर्षण बल है। 6वां सवाल, यह वही सवाल यूपीएससी में पूछा गया। जरा सोच समझकर इस प्रश्न का जवाब करिएगा। यूपीएससी में पूछा गया ये सवाल को पहले समझने की कोशिश करिएगा। एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है। मतलब कोई गेंद को उठाया और ऊपर की तरफ वर्टिकल साइज में ऊपर की तरफ फेंक दिया। एक गेंद ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है तो गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा। ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन क्या होगा। त्वरण फिर से समझ लीजिए, एक गेंद ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो उसमें ग्रेविटी नीचे से खींच रही होगी, ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन क्या होगा, ये सवाल है। ऑप्शन देखिए, त्वरण की दिशा यानी एक्सीलरेशन की दिशा गति की विपरीत दिशा में होगी। ये पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन दे रहे हैं उसी दिशा में होगी, फिर वही त्वरण की दिशा वही है, वही होगी
जो गतिकी है। सी ऑप्शन दे रहा है त्वरण बढ़ता है, त्वरण बढ़ता है जैसे 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 गेंद नीचे आती है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। यूपीएससी का सवाल, एक गेंद ऊर्ध्वाधर या वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकी गई, गुरुत्व के कारण त्वरण का क्या होगा? ए ऑप्शन दे रहे हैं त्वरण की दिशा गति की विपरीत दिशा में होगी। त्वरण की दिशा वही होगी जो गति की है। त्वरण बढ़ेगा जैसे जैसे गेंद नीचे आएगी या उच्चतम बिंदु पर जाकर के शून्य हो जाएगा। एक सवाल मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया, जरा इसको अवगति की परिभाषा पर पूछा गया। 7वां सवाल, एक पिंड या वस्तु एक पिंड गति में कहा जाता है, एक पिंड गतिमान कहा जाता है। कब? यह सवाल है, कब उसको आप गतिमान कहोगे? उसकी स्थिति परिवेश की वस्तुओं के सापेक्ष समान होती है। यदि, दूसरा ऑप्शन देखिएगा, यदि परिवेश की वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति बदलती है सी ऑप्शन दे रहे हैं दोनों ए एंड बी, और डी ऑप्शन दे रहे हैं ना तो ए और ना ही बी। एक गतिमान पिंड कब मानोगे? क्या उसकी स्थिति जो बाहर चीजें हैं, परिवेश में चीजें हैं, एनवायरमेंट में चीजें हैं, उनके सापेक्ष समान गति हो? यदि परिवेश के वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति बदल रही हो, दोनों ए एंड बी, ना तो ए ना बी। सोच समझ कर करना जवाब। ज्यादातर बच्चे गड़बड़ ही करेंगे। कल हमने एक ऑफलाइन में ऐसे ही सवाल पूछ दिया, उसने बिल्कुल उसी स्पीड में गलत जवाब दिया, जबकि वो जानता था बच्चा कि ये गलत है जवाब। बाद में जब हमने उसको समझाया, गति की परिभाषा समझाई, उसने सही जवाब माना। 8वां सवाल देखिएगा, एक यूनिट पूछ रहा है नीट में, त्वरण की एसआई इकाई बताइए, एक्सीलरेशन की। त्वरण की एसआई इकाई है। ध्यान से देखिएगा या बल्कि निकाल लीजिएगा, नहीं बनेगा तो जब हम इसका उत्तर आपको समझाएंगे तो हम निकाल करके आपको दिखाएंगे भी।
आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं बन रहा, हम निकाल करके दिखाएंगे। त्वरण की एसआई यूनिट होगी मीटर प्रति सेकंड। बी ऑप्शन दे रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन दे रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। और डी ऑप्शन दे रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई यूनिट पूछ रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, या सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर होगी। अगला सवाल, 9वां सवाल, क्रिया और प्रतिक्रिया। ये न्यूटन का नियम था। कौन सा नियम है, यह सवाल पूछ रहा। क्रिया और प्रतिक्रिया है। प्रश्न को समझिएगा, उत्तर देखिएगा, तब टिक करिए। हमेशा बराबर, हमेशा बराबर और विपरीत। बी ऑप्शन देखिएगा, हमेशा असमान और विपरीत। सी ऑप्शन दे रहे हैं हमेशा बराबर और समान दिशा में। और अंतिम ऑप्शन डी दे रहे हैं हमेशा चारों उत्तर, ऐसा लगता है कि चारों उत्तर सही है, लेकिन चारों उत्तर सही उत्तर के काफी नजदीक है। यदि आपने गंभीरता से न्यूटन वाला क्रिया और प्रतिक्रिया पढ़ा होगा तभी बनेगा। 10वां सवाल, पीएनएसटी में पूछा गया, निम्न में विषम बताओ। मतलब जो समान न दिख रहा हो, विषम हो, उसको बताना है आपको। ए ऑप्शन दे रहे हैं बल यानी फोर्स। बी ऑप्शन दे रहे हैं चाल। सी ऑप्शन दे रहे हैं समय। और डी ऑप्शन दे रहे हैं घनत्व। फोर्स, चाल, या इसी को वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इसको टाइम भी कह सकते हैं, और इसको डेंसिटी कह सकते हैं। इसमें से एक चीज अलग है, एक ही चीज जो तीनों से मेल नहीं खाएगी। तीन एक जैसी होगी और एक चीज अलग होगी। इसमें से अलग कौन सा है, ये आपको बता। एक सवाल मध्य प्रदेश पीएससी में और नीट में पूछा गया, यूपीएससी में और नीट में।
11वां सवाल सोच समझ कर करिएगा। जब एक वस्तु की चाल जब एक वस्तु की चाल दो गुनी होती है, एक वस्तु की चाल दो गुनी हो गई। पहला, त्वरण यानी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन दो गुना होगा। बी ऑप्शन दे रहा है द्रव्यमान दो गुना होगा, यानी मास। सी ऑप्शन दे रहा है गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी दुगुना होगी। या डी ऑप्शन दे रहा है गतिज ऊर्जा चार गुना होगी। अब इसको मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि इसको मैथमेटिकली कंक्लूड करके कैलकुलेट करके हमें बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि एक वस्तु की चाल दो गुनी हो जाती है तो त्वरण दो गुना हो जाएगा, कि मास दो गुना हो जाएगा, कि गतिज ऊर्जा दो गुनी हो जाएगी, कि गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी। और चार गुनी हो जाएगी तो कैसे हो जाएगी, कौन सा फार्मूला आप लगा रहे हो, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ले चलते हैं घर्षण पर एक पूछे गए सवाल। 12वां सवाल, वाहनों में दिए गए ब्रेक इस स्टेटमेंट को पहले पढ़िए। घर्षण के बिना काम कर सकते हैं। दे एक्ट विदाउट फ्रिक्शन, घर्षण के बिना काम कर सकते हैं। घर्षण के बिना काम नहीं कर सकते। सी ऑप्शन दे रहे हैं, दिया गया जो ब्रेक है वो घर्षण पर काबू करने, काबू पाने के लिए और दक्षता यानी इफिशियंसी और दक्षता कम करने के लिए। या डी ऑप्शन देते हैं, घर्षण को कम
12वां सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि वाहनों में दिए गए ब्रेक घर्षण के बिना काम कर सकते हैं, घर्षण के बिना काम नहीं कर सकते। घर्षण पर काबू पाने के लिए ब्रेक इसलिए लगाया जाता है कि घर्षण पर काबू पाया जाए और दक्षता घटा दी जाए घर्षण को कम करने के लिए। तो ये 12वां सवाल। आइए 13वें सवाल को करते हैं। पीएनएसटी और नीट में पूछा गया ये सवाल। चाल की इकाई है मीटर सेकंड -1। दूसरा बता रहे हैं किलोग्राम मीटर सेकंड -2। सी ऑप्शन दे रहे हैं किलोग्राम मीटर -2 और डी ऑप्शन दे रहे हैं किलोग्राम मीटर -1 -2। चाल की यूनिट आपको बताना है मीटर सेकंड -1, किलोग्राम मीटर सेकंड -2, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस स्क्वायर, किलोग्राम मीटर -1 यस -2। इसको भी थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर निकल आएगा। 14 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर। यदि वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता तो वह किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता। सोच विचार लीजिएगा तब उत्तर कीजिएगा। ए, अधिक चाल से वस्तु घूमेगी। बी ऑप्शन दे रहे हैं अपने आकार को बदलेगी। सी ऑप्शन दे रहे हैं टुकड़ों में टूट जाएगी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं स्थिर अवस्था या एक समान गति में। यूपीएससी में भी ये सवाल पूछा। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता, तो जब बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो उस स्थिति, वो वस्तु की स्थिति क्या होगी? ये गूढ़ सवाल है, तथ्यात्मक सवाल है। जरा इसका उत्तर करने की कोशिश करिएगा। यदि किसी चीज पर बाह्यतम बल ना लगे, सोचिएगा तब उत्तर करिएगा। तो क्या इसका आंसर होगा, ये हमें बताइएगा। और यदि आपका उत्तर सही हुआ तो जब हम लाइव सेशन में होंगे उसी समय कमेंट बॉक्स में हम आपको समझाएंगे कि कैसे यदि बाहर की वस्तु पर आपके ऊपर दबाव ना हो तो आपकी क्या स्थिति होगी। ऐसा कुछ सवाल है। ये है हमारा 15वां सवाल। नरम रेत पर नुकीली तली के जूतों
की तुलना में सपाट तली के जूतों से चलना आसान है। नरम रेत पर नुकीली तली के जूतों की तुलना में सपाट तली के जूतों से चलना आसान है, ऐसा सवाल पूछ रहा है। ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको। सपाट तली के जूते में सपाट तली वाले जूते रेत में नहीं धंसते। बी ऑप्शन दे रहे हैं सपाट तली के जूते रेत में धंस जाते हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं नुकीली तली के जूते रेत में धंसते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त में पोजीशन चेक करिएगा, फिर इसमें से एक ऑप्शन को सही करिएगा। 16वां सवाल, गति की मूलभूत इकाई पीएनएसटी में भी, पीएससी में भी, एसआई में भी पूछा गया। गति की मूलभूत इकाई क्या है? गति की मूलभूत इकाई क्या है? ए ऑप्शन दे रहे हैं किलोमीटर प्रति मिनट। बी ऑप्शन दे रहे हैं मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन दे रहे हैं मीटर पर मिनट। और डी ऑप्शन दे रहे हैं किलोमीटर पर आवर। इसमें से एक ही उत्तर सही है। गति की मूलभूत इकाई को हमने पूछा है, आपको बताना है गति की मूलभूत इकाई क्या है। क्या किलोमीटर है प्रति मिनट है, क्या मीटर पर सेकंड है, क्या मीटर प्रति मिनट है, क्या किलोमीटर प्रति आवर है। 17वां सवाल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले चैप्टर से है। इनमें से कौन सा विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट का अभिलाक्षणिक नहीं। ए में पूछ रहा है, ए में यह परिमाण तथा दिशा दोनों रखते हैं।
बी ऑप्शन दे रहा है यह सदैव धनात्मक होता है। सी ऑप्शन दे रहा है इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय दूरी के बराबर या कम हो सकता है। और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं डी, यह शून्य हो सकता है। इनमें से कौन सा करेक्टर नहीं है डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। शॉर्टेस्ट रूट का लक्षण नहीं बताना है। 17वां सवाल 18वें पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल दूरी पर क्रिया बल है? दूरी माने डिस्टेंस। ये बताइएगा। मैकेनिकल फोर्स यानी यांत्रिक बल, मैग्नेटिक फोर्स, यानी चुंबकीय बल, शारीरिक बल, बॉडी फोर्स, और डी ऑप्शन दे रहा है घर्षण बल। 18वें सवाल में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा बल दूरी पर क्रिया बल है, या जो एक्शन करता है ये आपको बताना है। क्या वह यांत्रिक बल है, क्या वह मैग्नेटिक फोर्स है, क्या वह शारीरिक बल है, क्या वह घर्षण बल है। 19वां सवाल, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट से अगला सवाल एमपीएसआई ने पूछा। विस्थापन या इसको लिखे रहिएगा डिस्प्लेसमेंट है क्या? बताइएगा। हमेशा धनात्मक होता है। बी, हमेशा ऋणात्मक होता है। सी, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। विस्थापन को आप क्या मानते हो? हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा? यदि आप विस्थापन की परिभाषा जानोगे तब ये समझ आएगा। या तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक। 20वां और अंतिम सवाल यूपीएससी ने पूछा। स्थिर ताप पर
ताप स्थिर है, ध्यान रखना। स्थिर ताप पर हम उस दिन ठंड महसूस करते हैं जब आपेक्षिक आर्द्रता ध्यान रखना, यहां हम बात कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। होती ताप स्थिर होता है, ठंडक हम कब महसूस करते हैं जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो। ए ऑप्शन, क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी यदि 85% है तो हम ठंड महसूस करेंगे? क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% है तो क्या ठंडी महसूस करेंगे? क्या 60% है तो ठंडी महसूस करेंगे? और डी ऑप्शन में क्या 25% है तो ठंडी महसूस करेंगे? यदि आप उत्तर कोई भी बताते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कारण क्यों, कि क्यों आपने ये उत्तर किया। तो ये 20वां सवाल था। 20 सवाल ही हमें करने थे। 20 सवाल के बाद अब बारी है बच्चों उत्तर देने की। तो चलिए सेशन की ओर जाइएगा नहीं, क्योंकि उत्तर समझ लीजिए, याद मत कीजिए, उत्तर को समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ले चलते हैं आपको पहले सवाल की ओर। आप देखिएगा कि आपसे कितने उत्तर बने हैं पहले सवाल पर, हम आपको ले चलते हैं। आइए पहले सवाल पर। पहला सवाल ही हमने आपसे पूछा था कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ आदमी आगे की तरफ झुकता है, तो झुकने का कारण क्या हो सकता है? आप सीधा ये समझिए कि कोई वस्तु या व्यक्ति तभी तक संतुलन की अवस्था में रह सकते हैं जब तक कि उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उस व्यक्ति या वस्तु के आधार के क्षेत्रफल के अंदर से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल का मतलब उसके चारों तरफ की एरिया। यदि यह रेखा आधार के क्षेत्रफल से बाहर हो जाती है तो वस्तु का संतुलन बिगड़ जाएगा और वह वस्तु गिर जाए। इससे स्पष्ट है कि किसी वस्तु के आधार का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उसका संतुलन उतना ही स्थायी होगा। इसलिए पहाड़ पर चढ़ते हुए पीठ पर बोझ लेकर चलते समय मनुष्य आगे की ओर झुकता है ताकि वह अपने संतुलन को बनाए रखे। तो पहले सवाल का जवाब हुआ बच्चों डी। जितना हमने बोला है उतना भी आप कागज पर लिख लीजिएगा। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाए तो आपका जवाब अपने प्रारंभिक मान का 2 गुना होगा। आपने भी ऐसा लगाया होगा। अब क्यों आपने ऐसा लगाया, कौन सा फार्मूला लगाया, ये आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। हमने पहले भी कहा है। तीसरा सवाल, वेग का सूत्र क्या हो? तो वेग बराबर होता है, सही जो फार्मूला है वो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो रटा है। अब वेग है क्या, चाल क्या है? चाल की परिभाषा आप जानते हो क्या? क्यों बच्चों, चाल की परिभाषा लिख लो। चाल क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ध्यान रखना, जब किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, यूनिट टाइम में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल जो होती है ये एक अदिश राशि है। इसके भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स हम लाएंगे। यदि आपको लाइव क्लास में हमें ऐसा लगा कि आपसे उत्तर नहीं बन रहे हैं तो इसके भी वीडियो हम अपने चैनल पर डालेंगे और आपको पढ़ाएंगे। चौथा सवाल हमारा था कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक, इसको
तो आप जानते हैं इसमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ये बता दो ये सदिश है कि अदिश, बताओ, याद कर लेना, ये सदिश है। फिर एक सवाल 25वें सवाल में हमने पूछा था कि मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण बल किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो ये सतह को छूते नहीं। आप याद करो, क्या चुंबक उठ करके आपको पकड़ने जाता है? नहीं, कभी नहीं पकड़ता। इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण के बीच में कोई, सिर्फ वायुमंडल है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा बल। जरूर पढ़ लीजिएगा, बल दो तरह के होते हैं, संपर्क बल और गैर संपर्क। फिर एक सवाल, ऊर्ध्वाधर गेंद ऊपर की तरफ गई तो गुरुत्व के कारण उसका त्वरण क्या होगा, तो इसको भी आपने कर लिया होगा। त्वरण की दिशा गति के विपरीत होगी कि नहीं, समझो। स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जब एक गेंद ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है तो गुरुत्व के कारण त्वरण की दिशा उसके गति के विपरीत दिशा में होती है। आप उत्तर को समझ लीजिए। वीडियो को बार बार चला करके जो हम बोल देते हैं, क्योंकि हाथ दर्द करता है लिखते लिखते, जो हम बोल देते हैं उसको आप कागज पर लिख लीजिएगा, उत्तर सटीक आपको मिल जाएगा। एक पिंड गतिमान कहा जाता है कब? गतिमान कब कहा जाएगा? जब उसके सापेक्ष, गति की परिभाषा पढ़िएगा, जब उस वस्तु के सापेक्ष स्थिति बदल रही हो। जैसे एक आदमी भाग रहा है तो उसकी गति कैसे बताओगे? उसकी तुलना में एक आदमी को खड़ा करना ही पड़ेगा, तब आप गति बताओगे। तो सापेक्ष स्थिति उसकी बदलती है। 7वां सवाल हुआ। 8वें सवाल पर आपको ले चलते हैं, तो इसको तो आपने रटा ही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही जवाब होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया, ये न्यूटन का तीसरा नियम। क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा बराबर होगी, ये गारंटी। कोई आपको एक चाटा मारेगा, जितने जोर से लगाओगे उतना ही आपके हाथ में भी जोर का लगेगा, लेकिन लगने की दिशा, जो आप तो मारे उसके गाल पर, लगने की दिशा, बल तो बराबर, चोट तो बराबर, पर दिशा विपरीत होगी। क्रिया और प्रतिक्रिया का यह नियम कहता है। निम्न में से विषम क्या होगा? अब इसमें देख लो, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। देखते जाओ। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और इसमें से सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, देख लो, है ना। इसमें विषम क्या है? क्योंकि समय किसी पर निर्भर नहीं है। नोट कर लो, कठिन सवाल था। समय किसी पर निर्भर नहीं है। अगला सवाल 11वां सवाल। जब एक वस्तु की चाल दोगुनी हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा उसकी 4 गुनी हो जाएगी कि नहीं होगी? होगी। इसका डी आंसर सही होगा। कैसे आया होगा? 1/2 mv² का फार्मूला आप लगाइएगा। किसी वस्तु का वेग ये भी यदि 2 गुना कर दिया जाएगा, दुगुना होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, तो ये वर्ग का 4 गुना हो जाएगा। सीधा सा फार्मूला है, लगा लीजिएगा। 12वां, वाहनों में दिया गया ब्रेक स्वाभाविक है कि बिना घर्षण के काम नहीं कर सकता। 13वें सवाल पर चाल की इकाई क्या है? यम मीटर सेकंड माइनस। कैसे निकाला होगा? चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। चूंकि दूरी की इकाई क्या है? मीटर, मीटर बटे समय। अब देखो हमने क्या किया? मीटर किया
और जब समय को ऊपर ले गए तो -1 चढ़ा दिया। ये बनता है ना। थोड़ी सी टेक्निकल बात को समझ लोगे, हमेशा हमेशा फिजिक्स आपके लिए सरल रहेगी बच्चों। तो ये 13वां सवाल। 14वें सवाल पर आपको ले चलते हैं। 14वां सवाल था, यदि वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता, इसको ध्यान से हमारी बात को सुनना। यदि किसी वस्तु पर वायुमंडलीय बल बाह्य बल के रूप में हमेशा कार्य करता है, जैसे हम जमीन पर हैं, हम क्लास ले रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक दबाव है, तभी तो हम बैठे हुए। ये दबाव ना हो तो हम तो ऊपर ऐसे लटकते रहे। वायुमंडलीय दबाव ना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो तो हम तो लटकते रहे। ध्यान से सुनिए, किसी भी वस्तु पर वायुमंडलीय बल बाह्य बल के रूप में हमेशा कार्य करता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप आंतरिक बल अंदर से बाहर की ओर काम करता है। उसी बल को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर के अंदर से एक बल काम करता है, वो बल आंतरिक बल कहलाता है, जिसे बाह्य और आंतरिक बल एक दूसरे से संतुलित हो जाते हैं। ऊपर से वायुमंडल का दाब और शरीर के अंदर से आंतरिक बल, दोनों आपस में एक दूसरे से बैलेंस हो गए। यदि बाह्य बल हटा दिया जाए, वायुमंडलीय दाब को हटा दिया जाए, तब क्या होगा? आंतरिक बल के कारण आप टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। आपको बताएं, यदि हवाई जहाज में आप चढ़े हो तो हवाई जहाज वाला सर्टिफिकेट मानता है कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव ऊपर घटेगा, और जैसे ही घटेगा और आप हवाई जहाज की यात्रा से ऊपर की ओर जाओगे तो आपके नसों से ब्लड फट करके बाहर चला जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यूपीएससी ने पूछा था कि यदि वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो वस्तु टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगी। ये 14वां सवाल। 15वें सवाल पर आइए। नरम रेत पर नुकीली तली के जूतों की तुलना में सपाट तली के जूतों में चलना आसान है। इसको तो आप कर लोगे। सपाट तली वाला जो जूता होगा इसलिए आसान है कि वो धंसेगा नहीं, तो ये तो कर लोगे। 16वां सवाल है, गति की मूलभूत इकाई। गति की मूलभूत इकाई कैसे ये होगी? मीटर पर सेकंड है, ये भी आप कर लोगे। गति की मूलभूत इकाई गति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो गत्यावस्था में होती है। यदि विज्ञान में समय को महत्व दिया जाए तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना। गति की मूलभूत इकाई यहीं से निकली। आप गति कर रहे हो, समय के साथ स्थिति में यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप जहां थे वहीं खड़े हो, तो आपकी गति नहीं मानी जाएगी। आप ताकत लगा रहे हो किसी वस्तु पर, यदि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो काम नहीं माना जाएगा। किसी दिन कार्य पर बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ये 16वां सवाल। 17वें सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का अभिलक्षण नहीं है या लक्षण नहीं है? इसको तो आप जानते होंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमेशा, इस पर भी एक लंबा डिस्कशन चाहिए। यह सदैव सदैव याद रखना, हमेशा हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक स्थान से दूसरी तरफ उसको हट जाना, एक शॉर्टेस्ट रूट में चले जाना, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा बल दूरी पर क्रियाबल है? तो ये दूरी पर क्रियाबल है चुंबकीय। इसको समझना, चुंबकीय बल दूरी पर क्रियाबल है। यह बल वस्तुओं के संपर्क के आए बिना ही कार्य करता है। इस सिद्धांत को मैग्नेटिक पहियों वाली ट्रेन चलती है। इसी सिद्धांत पर मैग्नेटिक पहियों वाली ट्रेन चलती है। ये 18वां सवाल था। 19वां, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? याद रखना, डिस्प्लेसमेंट धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और अंतिम सवाल हमने पूछा था कि स्थिर ताप पर हम उस दिन ठंड महसूस करते हैं जब अपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो। तो याद रखना, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कैसे? इस प्रश्न का उत्तर, हमारे वातावरण में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा आर्द्रता के नाम से जानी जाती है। स्थिर ताप पर हम उस दिन ठंड महसूस करते हैं जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85% हो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के चैप्टर में इसको,
तो इस तरह से आज का सेशन यहीं रोकना पड़ेगा। कैसा लगा सेशन, कैसे लगे सवाल, ये जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। आज ये सेशन शाम को 6 बजे लाइव होगा। तब जो भी सवाल आपको पूछना है वो सवाल पूछिएगा। इसी का फिजिक्स का कोई नया चैप्टर लेकर के अगले वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय और नमस्कार।